नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी आप अच्छी तरह से कर पाएं और महामारी के इस समय में आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियां समय रहते आप तक पहुंचाई जा सके। तो हमारे आज के कार्यक्रम में कौन सी विशेष जानकारियां खेती किसानी से जुड़ी लेकर आए हैं आपके लिए, डालते हैं एक नजर। केला हमारे देश में सदाबहार फल है। केले के स्वाद, पोषक तत्व और औषधीय गुणों के कारण साल भर इसकी मांग बनी रहती है। केले में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए लोग इसे हर मौसम में खाना पसंद करते हैं। हमारे देश में बड़ी मात्रा में केले की खेती की जाती है। महाराष्ट्र में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में भी बहुतायत में केले की खेती की जाती है। केले की खेती करने के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु अच्छी मानी जाती है। इसके लिए बलुई से मटियार दोमट मिट्टी बेहतर होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो। साथ ही मिट्टी में जल निकासी का गुण भी हो। उच्च नाइट्रोजन युक्त, पर्याप्त फास्फोरस और पोटाश युक्त मिट्टी में केले का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। केले का अच्छा उत्पादन लेने के लिए स्थान के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। जैसे केले की उन्नत किस्में पूवन, नेंद्रन, रसथली, कर्पूरावली। संकर किस्मों में CO1, H1, H2, FHIA1। केले के नए बाग लगाने के लिए सबसे अच्छा समय मध्य फरवरी से मार्च का पहला सप्ताह होता है। केले के बाग लगाने के लिए पौधों का रोपण गड्ढे या नालियों में किया जाता है। सबसे पहले खेत में 1 से 2 जुताई कर पाटा लगाया जाता है। इसके बाद 2 से 3 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर के चौड़े, लंबे और गहरे गड्ढे किए जाते हैं। फिर इन्हें करीब 15 दिन के लिए धूप में खुला छोड़ दिया जाता है और इसके बाद गड्ढों में 10 किलो गोबर की खाद, 250 ग्राम नीम केक, 20 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन डालें। इन जरूरी उर्वरकों को डालकर पौधों की रुपाई करें। केला एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है, इसीलिए इसमें पानी की उपलब्धता पर ज्यादा ध्यान देना होता है। अच्छी पैदावार के लिए केले में 70 से 75 सिंचाई की जरूरत होती है। सर्दियों में 7 से 8 दिनों के अंतराल पर, तो गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही पौधों की जड़ों को नुकसान से बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाना बेहतर विकल्प है। इससे पानी की बचत भी होती है और पौधों को बढ़वार भी अच्छी मिलती है। केले में कई तरह के कीट और रोग लगने की आशंका रहती है, जिससे फसल के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। नुकसान को कम करने के लिए फसल की सतत निगरानी करते रहना चाहिए। साथ ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। रुपाई के बाद फसल करीब 11 से 12 माह बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान बाजार में फसल की मांग और बाजार की दूरी के हिसाब से फलों की तुड़ाई करें। लंबी दूरी वाले स्थानों में उपज ले जाने के लिए 75 से 80% पके फलों की तुड़ाई करें। सर्दियों में तुड़ाई का काम सुबह के समय करें, जबकि गर्मियों में दिन के समय फल तोड़ें। तुड़ाई के बाद फलों के आकार, रंग और परिपक्वता के आधार पर छटाई करके ही बाजार भेजें। इस तरह किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर केले का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है और पशुओं की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अगर आप अपने पशुओं से अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस मौसम को देखते हुए किस तरह से आपने करनी है अपने पशुओं की देखभाल, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट में। राजस्थान में ऊंट का ज्यादातर उपयोग सीमांत या छोटे किसान करते हैं। वो इन ऊंटों की सहायता से खेत में हल जोतने, माल ढोने और परिवहन आदि के कामों को सफल बनाते आ रहे हैं। इसके अलावा सीमा सुरक्षा क्षेत्रों में भी ऊंटों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा महत्व इसके दूध का है। सिर्फ इसके दूध का सही तरह से उत्पादन करके किसान कई गुना आय कमा सकते हैं, क्योंकि नई शोधों में ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले औषधीय गुणों के कई राज सामने आ रहे हैं। ऊँटनी के दूध के औषधीय गुण: इसका दूध बैक्टीरिया व वायरस की वृद्धि को रोकता है, कई रोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाता है। ऊँटनी के दूध में वसा, प्रोटीन, लैक्टोज व खनिज तत्व मौजूद होते हैं। ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले रासायनिक अवयव: जल की मात्रा 88.55 से 90.15%, वसा 02.60 से 03.50%, प्रोटीन 03.73 से 03.89%, कैसीन 02.90 से 03.02%, अम्लता 00.12 से 00.14%, पीएच मान 06.36 से 06.58। इस तरह से देखा जाए तो ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले गुण उसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे ऊँटनी के चारे में अचानक बदलाव ना करें, पीने के लिए साफ और हल्का मीठा पानी दें, पीने का पानी खारा नहीं होना चाहिए, खारे पानी में मौजूद लवण पशु को हानि पहुंचा सकते हैं, ऊँटनी का आवास और आहार साफ सुथरा रखें, गर्मियों में पशु को ज्यादा तापमान से बचाने के उपाय करें, बीमारियों के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें। भरपूर दूध उत्पादन लेने के लिए पशुपालकों को पशु के आहार पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। ऊँट प्रतिदिन अपने शारीरिक भार का अधिक से अधिक 1.5 से 2% चारा खाता है। ऐसे में ऊँट के आहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें हरी घास, खरपतवार, झाड़ियाँ और पेड़ों के पत्ते, सूखा चारा जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग और मोट का भूसा होता है, दाने के रूप में आहार, इसमें बाजरे व जौ का आटा, गुड़, चना, मोट, मूंग, ज्वार, मक्का, गेहूं, तिल और सरसों की खल शामिल है। इसके साथ ही रोगों से बचाव भी जरूरी है।
ऊंट में मुख्य रूप से 2 प्रकार के रोगों की आशंका बनी रहती है, जिसमें पहला है सर्रा रोग। ये रोग परजीवी खून चूसने वाली मक्खी टेबनस के काटने से फैलता है। इस रोग के लक्षणों में बुखार आना और कमजोर होना शामिल है। कभी कभी ऊंट के शरीर में सूजन भी आ जाती है। इससे बचाव के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर इंजेक्शन लगवाना चाहिए। वहीं दूसरी बीमारी है मेंज या खाज। ये रोग ज्यादातर सर्दियों में होता है। इससे बाल उड़ जाते हैं, चमड़ी काली पड़ जाती है। इसके निदान के लिए पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर। जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। चूंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां लेकर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत की है। न केवल अकेले बल्कि दूसरे किसानों को अपने साथ लेकर चले हैं। आज वे दूसरे किसानों के लिए मिसाल भी बने हैं। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। भारत के उत्तर में बसा उत्तराखंड राज्य अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये वही राज्य है जहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। इस पर्वतीय क्षेत्र में 90% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जो ज्यादातर वर्षा आधारित है। इन विषम परिस्थितियों में खेती कर गुजारा करना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन जिसने इन स्थितियों में भी जीने की कला सीख ली, वही कामयाब किसान कहलाया। हमारे सामने ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण है अल्मोड़ा के गांव गुना की रहने वाली महिला किसान
सुधा गुणवंत का। आइए जानते हैं उनके संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। सुधा करीब 35 साल पहले गुना आई। सुधा ने विरासत में मिले अपने खेतों और बागों को बचाने के लिए संघर्ष के हर दौर को देखा है। रंग बिरंगे फूल और फलों से लदे ये पेड़ जी तोड़ मेहनत का नतीजा है। और इसके पीछे सिर्फ सुधा की ही मेहनत नहीं है, बल्कि उनके पति भुवन चंद और बेटे दीपक ने भी अपना पसीना बहाया है। इसीलिए परिवार की ये मेहनत चारों ओर चर्चा का विषय है। दूर से पहाड़ों पर दिखने वाली ये खूबसूरती अपने अंदर सैकड़ों इम्तिहान को समेटे है। पहाड़ों की पथरीली जमीन को चीरकर उसे हरी चुनर से ढकने का हुनर सब में नहीं होता। कुछ किसान विपरीत दशा में घुटने टेक पलायन पर मजबूर होकर गांव को छोड़कर चले गए। बचे वही जिनके इरादे हिमालय की तरह मजबूत थे। सुधा के परिवार ने हर समस्या का सामना किया और उसका समाधान भी निकाला। परिवार में आए विषम हालात ने सुधा की जिम्मेदारियां बढ़ा दी, जिसके समाधान के लिए सुधा ने पैतृक बागों को आगे बढ़ाने का ठाना और लग गई जोर शोर से खेती के काम में। लक्ष्य निश्चित था, लेकिन राह कठिन। मजबूत इरादों ने हर कदम पर सुधा को ताकत दी। सुधा ने बागवानी के साथ साथ पशुपालन भी किया। बेहतर परिणाम मिले, इसके लिए जगह जगह जाकर प्रशिक्षण भी लिया। यहाँ से अल्मोड़ा पैदल जाना पड़ता था, वहाँ से पैदल आना पड़ता था। फिर एक छोटी बच्ची हो गई थी घर में, तो धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ते गया। फिर भी मैंने कहा कि बीए करना उचित ही है। मैंने कर लिया, बीए कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने बीटीसी के लिए अप्लाई किया, तो उसमें मेरी बीटीसी के लिए आ गया था। तो इत्तेफाक ये रहा कि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए। तो मैं फिर भी उस हालात से ढल के मैं फिर अपने घरेलू ही हालात में आ गई। तो मुझे ये लगा कि घर का छोड़ के अब मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हमारे ससुर जी ने थोड़ी बहुत पहले से जो कर रखा था, हमने कहा कि इसी में हम नींव रख के इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आज ये हमारे सब सास ससुर की रखी हुई नींव है, उसी को उसका हमने विस्तार कर रखा है। अपने आप पर भी तरस आता है और शर्म भी लगती है किन स्थितियों में हमने काम किया है। जब हम पहले उद्यान का काम किया, जब हम भ्रमण में इधर उधर जाते थे, तो हम लोगों के टूल्स इक्विपमेंट देखते थे तो बड़ा तरस लगता था, क्योंकि हमारे पास से टूल्स नहीं हुआ करते थे। तब कभी कभी बच्चों की शाही की टिक्कियाँ होती थी, उसके लिए भी 1 रुपया अवेलेबल नहीं होता था मेरे को। शहर में होना चाहिए, कोई ये बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे सर, यहाँ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी परंपरा है उसको हम जीवित रखेंगे। ये हमारा पक्का निश्चय है। खेती और बागवानी में इस पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी का होना है। सुधा ने इसका भी तोड़ निकाला और बाग के आसपास पानी के टैंक बनवाए, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित किया जा सके। और इस पानी से खेतों और बागों में सिंचाई की समस्या का समाधान मिल गया। अपने इस प्रयोग में सफलता मिलने के बाद सुधा ने इसी तरह की करीब 10 टंकियां बनवाई। आज आलम ये है कि इनके खेतों और बागों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। इसके अलावा सुधा पॉली हाउस बनाकर बेमौसम की सब्जियां उगाकर भी मुनाफा कमा रही हैं। बेहतर पैदावार के लिए पशुपालन से मिले गोबर से सुधा वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं। आज आलम ये है कि सुधा की इस कामयाबी का कायल पूरा अल्मोड़ा है। लोग दूर दूर से उनकी सफलता के बारे में जानकारी लेने आते हैं। सुधा उन किसानों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है जो पलायन को अंतिम विकल्प मान रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल किसान से। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप गांव किसान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर वहां के सर्च इंजन में टाइप कीजिए दूरदर्शन किसान गांव किसान। वहां पर आपको हमारे गांव किसान के सभी प्रसारित कार्यक्रम दिख जाएंगे और वहां आप हमारे पहले के एपिसोड्स भी देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।